Hello, good morning friends. Myself शिवराज सिंह राठौड़. Today we are discuss about renal system and आप सभी का GRV नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेशली इन हरियाणा रीजन. ये कोचिंग जो है आपकी स्पेशली गुड़गांव, रोहतक और हिसार में सिचुएटेड है. दिस इज ए लीडिंग इंस्टीट्यूट इन हरियाणा एंड दिल्ली NCR रीजन. क्लियर है. टुडे अपन बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम. अपन आज यहाँ डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा. गवर्नमेंट एग्जाम के व्यू से लगभग 6 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ. क्लियर है. इसमें स्पेशली 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एनाटॉमी से आते हैं, एक आध क्वेश्चन आपका इन्वेस्टिगेशन से आता है और 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके डिसऑर्डर से आते हैं. डिसऑर्डर में आपके जो मेनली इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक रीनल फेलियर है, जिसके अंदर हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट है, या क्लासिकल साइन सिम्टम पूछते हैं, या मेन कोज पूछते हैं आपका CRF का. इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए, ये सारे के सारे. इसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांट और स्पेशली जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका है कौन सा, डायलिसिस. स्पेशली 2 तरह के डायलिसिस, आप हीमोडायलिसिस और पेट्रोनियल डायलिसिस आप डिस्कस करेंगे आप या पूरे टॉपिक में. अराउंड अपने यहाँ 20 से 25 घंटे की क्लास है. अपन सब 20 से 25 घंटे तक साथ रहेंगे और अपना टारगेट है कि इस टॉपिक में से लगभग आपके 99% अपन क्वेश्चन कवर करें. ये पूरा जो टॉपिक है इसमें लगभग 200 से 300 क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन सारे के सारे अपन यहाँ डिस्कस करेंगे. क्लियर है. इसके बाद अपन PPT से पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, बाद में अपन PPT से क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और मेजर आपके दूसरे सिस्टम को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट माई पॉइंट. तो आपके यहाँ एनाटोमी की बात करेंगे अपन यहाँ पूरा डिटेल में, फिर अपन इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे और फिर आप इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे. क्लियर है. उनका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे आप. गेटिंग माय पॉइंट. और आप यहाँ आपके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ोगे आप. इन सभी के दौरान क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर है, वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक में. अब शुरू करते हैं अपन रीनल सिस्टम की शुरुआत करते हैं. रीनल सिस्टम की अगर बात करें, आपका मेजर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का. क्लियर है. जो आपके बॉडी में क्या करेगा, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा. स्पेशली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में पूरी तरह से हेल्प करता है कौन सा सिस्टम, आपका रीनल सिस्टम. आप रीनल सिस्टम को वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं. क्लियर है. रीनल सिस्टम जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां अपन शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं. अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें रीनल सिस्टम की, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका न्यूबॉर्न बेबी में, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की बात नहीं करेंगे अपन, एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी जब 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी होगी, 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान आपका रीनल सिस्टम, रीनल बर्ड्स शुरू हो जाते हैं. कितने वीक पे, 3 से 4 वीक पे. 3 से 4 वीक पे रीनल बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं. ये जो रीनल बर्ड्स हैं, क्लियर है, ये जो इनके बनने की प्रक्रिया है, इसे मीजो नेफ्रोसिस की प्रक्रिया बोलते हैं. तो मीजो नेफ्रोसिस के दौरान रीनल सिस्टम बनता है आपका. क्लियर है. ये रीनल सिस्टम आपका बनना शुरू कब होता है, 3 से 4 वीक पे. यहाँ पे जो रीनल सिस्टम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इतना जल्दी बनना शुरू होता है, यहाँ पे अपन मेजर 4 ऑर्गन पढ़ेंगे. क्लियर है. रीनल सिस्टम के मेजर 4 ऑर्गन होते हैं. उनमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो किडनी होती है. क्या होती है बच्चों, किडनी होती है. किडनी को रीनस भी बोलते हैं, या किडनी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोस बोलते हैं. किडनी बोलो, रीनस बोलो, चाहे नेफ्रोस बोलो, एक ही बात है. क्लियर है. दूसरे नंबर पे कौन होता है, यूरेटर. कौन होता है बच्चों, यूरेटर. क्लियर है. तीसरे नंबर पे आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर. क्या आता है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर. और चौथे नंबर पे आपका आता है यूरेथ्रा. गेटिंग माय पॉइंट. अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड के दौरान 3 से 4 वीक पे प्रेगनेंसी बनना शुरू हो जाता है. मीजोनेफ्रोसिस की प्रोसेस, आपके मीजोनेफ्रोसिस से आपकी क्या बनती है, किडनी बनती है. किडनी और यूरेटर जो आपके डेवलप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनते हैं बच्चों मीजोडम से. किससे, मीजोडम. जो जर्म लेयर है, 3 तरह की जर्म लगती है, एंडोडम, एक्टोडम और मीजोडम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान. तो जो आपकी किडनी और यूरेटर वो किससे डेवलप होते हैं, मीजोडम से. क्लियर है. अब यहाँ ट्यूशन की बात करें, ESIC हरियाणा रीजन में जो एग्जाम हुआ
2017 में उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि किडनी किससे डेवलप होती है, तो मेसोडर्म से डेवलप होती है। अपन पूरा एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरी तरह से अपन। गेटिंग माय पॉइंट। इसके अलावा अगर बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, अगर बात करें अपन और यूरेथ्रा की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका डेवलप होता है किससे, एंडोडर्म से। कौन सी जर्म लेयर से, एंडोडर्म से डेवलप होता है। कौन आपका, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ज्यादा को डाउट है आई बात में। इसके अलावा एक असेसरी ऑर्गन और पढ़ेंगे अपन यहाँ मेजर ऑर्गन के अलावा, जिसका रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस है अपने आप में, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वगैरह रिलीज करता है, उसका नाम है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे एनाटॉमी, और फिर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी या बीपीएच। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी किससे डेवलप होती है बच्चों, एंडोडर्म से। किससे, एंडोडर्म से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्लियर है। HSSC एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा के अंदर। ये किससे डेवलप होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सॉरी है किससे डेवलप होती है, एंडोडर्म से। तो आज अपने दो चीजें डिस्कस करके, पहला क्वेश्चन, किडनी बनना कब शुरू हो जाती है, 3 से 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग में आपके रीनल बर्ड्स बनते हैं, जो रीजन बर्ड बनने की प्रक्रिया कहलाती है मीजोनेफ्रोसिस। यानी क्वेश्चन ये आया कि किडनी किस प्रोसेस से बनती है, तो मीजोनेफ्रोसिस प्रोसेस से बनती है। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें टोटल 4 ऑर्गन होते हैं। किडनी को रीनस या नेफ्रोस बोलते हैं, और दूसरा ऑर्गन कौन होता है, यूरेटर। ये दोनों किससे डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से। तीसरे नंबर पे यूरेटर, तीसरे नंबर पे यूरिनरी ब्लैडर, और चौथे नंबर पे क्या होता है, यूरेथ्रा। ये किससे डेवलप होता है, एंडोडर्म से। क्लियर है। और एक और ऑर्गन होता है आपके रीनल सिस्टम में, जिसका रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये किससे डेवलप होता है, एंडोडर्म से। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम की। बात करें अपन डेवलपमेंट के दौरान कौन सा ऑर्गन किससे डेवलप हो गया, वो क्लियर है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रीनल सिस्टम के डेवलपमेंट की। 3 से 4 वीक पे, कितने वीक पे, 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी पर रीनल बर्ड से क्या बन जाती है, आपकी रीनल सिस्टम स्टार्ट टू डेवलप। गेटिंग माय पॉइंट। आई बात में बनना आपका 3 से 4 वीक पे शुरू होगा। गेटिंग माय पॉइंट। बट स्टार्ट टू फंक्शन, रीनल सिस्टम फंक्शन करना कब स्टार्ट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट टू फंक्शन एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। या पीजी का मतलब क्या मानना आपको, प्रेगनेंसी वर्ड से रिलेटेड है, पीजी मतलब प्रेगनेंसी। तो स्टार्ट टू फंक्शन, किडनी कब स्टार्ट करती है फंक्शन, 12 वीक पे। कितने वीक पे, 12 वीक पे। और आपको पता ही होगा 12 वीक पे जो किडनी स्टार्ट टू फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कितने वीक पे स्टार्ट होता है, 12 वीक पे। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान यूरिन आउटपुट कितना होता है, 50 ml। कितने ml बच्चों, 50 ml। और आपने पढ़ा होगा मिडवाइफरी और ओबीजी के अंदर, यही यूरिन क्या बनाता है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर बात करें एमनियोटिक डेवलपमेंट में 3 से 4 वीक पे बनना शुरू होगी, फंक्शन करना कब स्टार्ट होगी, 12 वीक पे। कितने वीक पे, 12 वीक पे। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, और ये 12 वीक पे यूरिन बनाएगा, इसी यूरिन से किसका निर्माण होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होगा। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ, जैसे बेबी की डिलीवरी होगी, फंक्शनल मैच्योरेशन। कौन सा मैच्योरेशन, फंक्शनल जो मैच्योरेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर बर्थ। क्या चीज, आफ्टर बर्थ 2 वीक। यानी फंक्शनल मैच्योरेशन पूरी होने के कितना समय लगता है, लगभग जन्म के 2 वीक बाद तक इसका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। क्लियर है। यानी एक बर्थ भी किडनी पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं होती है। इसका फंक्शनल मैच्योरेशन डिलीवरी के कितने वीक बाद होता है, 2 वीक बाद। यानी बेबी 2 वीक का हो जाएगा, तब पूरी तरह से इसकी क्या होगी, फंक्शनल मैच्योरेशन होगा। या फंक्शनल मैच्योरेशन की बात करें, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि किडनी की जो होती है आपकी न्यूबॉर्न बेबी की जो किडनी होती है वो फुली फंक्शनली मैच्योर नहीं होती। इसीलिए स्टार्टिंग के 2 वीक तक, कितने वीक तक, 2 वीक तक किडनी क्या नहीं कर पाती, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। कौन, किडनी। और यूरिन अगर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन अगर कंसंट्रेट नहीं होगा तो बेबी में आपने पढ़ा होगा 80% बेबी की जो बॉडी वेट है वो किससे बना हुआ है, 80% बॉडी वेट किससे बना हुआ है, वाटर से। यानी बेबी की बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है, 80%।
अगर उसकी किडनी फंक्शनली इमेच्योर है तो यूरिन को क्या नहीं कर पाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर रही, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। कौन? किडनी। और जब यूरिन आपका कंसंट्रेट नहीं होगा और बेबी का बॉडी वेट का कितना परसेंट पानी है, 80% पानी है, तो वाटर का क्या होगा आपका लॉस, और वाटर लॉस होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेबी का क्या होगा, बेबी का क्या होगा, स्टार्टिंग के 2 वीक में वेट लॉस होगा। क्या होगा? और ये जो वेट लॉस होता है वो कितना, 5 से 15%। कितने परसेंट होता है? 5 से 15%। यानी एक ही वर्ड में पूछे तो कितना परसेंट होता है ये, 10% वेट लॉस होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है पेडियाट्रिक के व्यू से। आई बात में पीडिया का क्वेश्चन है कि बेबी के स्टार्टिंग के 2 वीक में कितना वेट लॉस होता है, तो कितना वेट लॉस होगा, 10%। यानी 5 से 15% एवरेज वेट लॉस होता है। क्लियर है? आई बात में स्टार्टिंग के 2 वीक में। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन GRV नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा, स्पेशली इन गुड़गांव एंड रोहतक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड आप अपन आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्लियर है? गवर्नमेंट एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। अराउंड एंड अराउंड यहां से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किससे? रीनल सिस्टम से गवर्नमेंट एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे अपने को जो स्पेशली जो फोकस करना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे फोकस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा अपन यहां पे इसके इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करेंगे। इसके अलावा कॉमन आपकी जो सारे डिसऑर्डर्स है उस पर फोकस करेंगे एंड उनका मैनेजमेंट, एंड इन सभी में नर्सिंग प्रायोरिटीज क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। यहां पे जो मेजर पढ़ने वाला एक टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वो है किडनी। आपकी किडनी और ब्लैडर के बारे में हमेशा एक आध क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में बनता रहता है आपका। इन्वेस्टिगेशन में आपने स्पेशली पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक के अंदर आपने स्पेशली पढ़ा होगा आपको RFT वगैरह के बारे में, या अगर अपन बात करें दूसरे इन्वेस्टिगेशन जैसे यूरिन एनालिसिस के बारे में। यहाँ से जो मोटे मोटे कई तरह के इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे इनसे मेन क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा डिसऑर्डर की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर पर डील करेंगे, CRF के साथ डील करेंगे, क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ। इसके अलावा अपन यहां बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी BPH के बारे में बात करेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली अपन बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। यहाँ मोटा मोटे टॉपिक है, बाकी काफी डिटेल स्टडी होगी। अराउंड पूरे टॉपिक को पढ़ने में लगभग 25 से 30 आवर्स की क्लास होगी। गेटिंग माय पॉइंट? पूरे डिसऑर्डर को पढ़ने में, आपको पूरे सिस्टम को पढ़ने में 25 से 30 घंटे की क्लास होगी यहाँ पे। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर आप मैनेजमेंट के पोर्शन में डायलिसिस पढ़ेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट की टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा डायबिटिक ड्रग पढ़ेंगे और नर्सिंग प्रायोरिटीज पढ़ेंगे हर डिजीज के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा डिजीज की कॉम्प्लिकेशन भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 25 से 30 घंटे में आप बिल्कुल साथ बने रहिएगा। यहाँ पे जो अपना जो मेजर जो फोकस होगा, वो मेजर फोकस होगा गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। और अपन अराउंड 20 से 22 या 30 घंटे के अराउंड अपन थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद कम से कम अपन 300 प्लस क्वेश्चन नर्सिंग में जो रीनल सिस्टम से जो नर्सिंग में पूछे जाते हैं वो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपन रीनल सिस्टम को। अगर अपन रीनल सिस्टम की बात करें, अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनना 100% तय है हर एग्जाम में। क्लियर है? यहां पे अगर बात करें रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम की, तो हाईली ऑब्लिगेटेड स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। क्लियर है? विच इज द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी, मेन सिस्टम ऑफ बॉडी विच maintain fluid balance, fluid and electrolyte balance। मेनली ये किसको मेंटेन करता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। क्लियर है? अगर बात करें रीनल सिस्टम की, अडल्ट की अगर बात करें या ह्यूमन लाइफ में आफ्टर बर्थ जो आपके फ्लूइड बैलेंस का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन है वो कौन है? आपकी किडनी है। कौन है बच्चों? किडनी है। गेटिंग माय पॉइंट? यही बात करें अगर रीनल सिस्टम की, अगर बात करें आफ्टर बर्थ जो आपका मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो कौन है? किडनी है। बट ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ,
किसके दौरान बच्चों? इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान किडनी का काम कौन करती है? प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन मेंटेन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ? तो आंसर क्या जाएगा आपका? प्लेसेंटा। और आफ्टर बर्थ कौन मेंटेन करती है? मेनली किडनी। फ्लूइड बैलेंस का मेन काम किसका रहता है? आपका किडनी का। क्लियर है? यहाँ पे रीनल सिस्टम में जो है अपन टोटल 4 मेजर ऑर्गन, कितने मेजर ऑर्गन पढ़ेंगे? 4 मेजर ऑर्गन पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में, जिसमें अगर बात करें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है बच्चों? किडनी, जिसको रीनस भी बोलते हैं या जिसको नेफ्रोस भी बोलते हैं। किडनी बोलो, रीनस बोलो, चाहे नेफ्रोस बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे जो किडनी है, नेफ्रोस है चाहे रीनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे पूरा का पूरा रीनल सिस्टम टका हुआ है। इसी से अपन पूरी 90% जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे अपन किडनी की पढ़ेंगे, किस तरह से किडनी फंक्शन करती है, क्या पार्ट होते हैं, किस तरह से इसमें नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ फोकस करेंगे कि किडनी के मेन फंक्शन क्या है, अगर उनमें डेविएशन होगा तो डिसऑर्डर क्या बनेंगे, किस तरह से रीनल फेलियर होता है, किस तरह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, किस तरह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किस तरह से पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह होता है, रीनल कैल्कुलाई कैसे फॉर्मेशन होते हैं, क्या क्लासिकल सिम्टम है, क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या नर्सिंग प्रायोरिटीज है, ये सारा का सारा क्या पोजीशंस वगैरह यूज लेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान, यहाँ पे ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आपका दूसरा जो ऑर्गन बनता है वो यूरेटर। कौन सा ऑर्गन है बच्चों? यूरेटर। फिर 4 मेजर ऑर्गन में दूसरा ऑर्गन कौन सा? आपका यूरेटर। तीसरे नंबर पे आपके कौन आता है? यूरिनरी ब्लैडर। कौन आता है? यूरिनरी ब्लैडर। और चौथे नंबर पे आपका और कौन आता है? यूरेथ्रा। कौन आता है बच्चों? यूरेथ्रा। यहाँ पे ये 4 मेजर ऑर्गन डिस्कस करेंगे अपन किसमें? रीनल सिस्टम में। यहाँ अगर बात करें इनके डेवलपमेंट की, कि जो रीनल सिस्टम है, आपने 3 जर्म लेयर पढ़ी होगी, एंडोडम, एक्टोडम और मिजोडम। यहाँ पे ESIC हरियाणा रीजन में आपकी क्वेश्चन आ चुका है कि किडनी किससे डेवलप होती है। तो अगर बात करें अपन यहाँ, किडनी और यूरेटर ये दोनों के दोनों डेवलप होते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कहाँ से? मिजोडम से। कहाँ से बच्चों? मिजोडम से। दोनों के दोनों कहाँ से डेवलप होते हैं? आपके मिजोडम से। और अगर ये बात करें तो ये क्वेश्चन आ चुका आपका ESIC हरियाणा रीजन में 2017 में। क्वेश्चन ये आया था कि किडनी का डेवलपमेंट किससे होता? तो आपका मिजोरम से। यूरेटर भी किससे डेवलप हो रहा? मिजोरम के। जबकि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ये क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर, ये किससे डेवलप हो सकता है? आपका किससे डेवलप होता है? एंडोडम से। गेटिंग माय पॉइंट? यानी अपर जो किडनी के पोर्शन है, किडनी और यूरेटर, ये तो किससे डेवलप हो रहे हैं? मिजोरम से। जबकि लोअर पार्ट यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा किससे डेवलप हो रहे हैं? एंडोडम से। यहाँ पे एक छोटा सा रीनल सिस्टम है, एक ऑर्गेनल और पढ़ेंगे इनसे लीग से हटके, उसका नाम है, ऑर्गन का नाम क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर यह बात करें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी किससे डेवलप होती है? एंडोडम से। किससे डेवलप होती है? एंडोडम से। और इसका एक बेहतरीन रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? और इससे रिलेटेड जो एंजाइम रिलीज होते हैं, जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज होता है, एंटीजन जो रिलीज होता है, PSA सॉरी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और यहाँ पे इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर गड़बड़ होती है तो बीमारी कौन सी आती है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, BPH, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्लियर है? इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। कौन से कैंसर के बारे में बच्चों? प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये अपना मेजर आउटलाइन अपन इसी पे पूरा डिस्कस करेंगे कि किडनी के 4 ऑर्गन कैसे, पहले इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर इनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और फिर कॉमन इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में अपन सारे के सारे डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो बात है जनरल इंट्रोडक्शन रीनल सिस्टम की। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो किसको मेंटेन करता है? फ्लूइड बैलेंस को। गेटिंग माय पॉइंट? किडनी के कितने? किडनी उसमें से मेन ऑर्गन है अडल्ट लाइफ में, जबकि इंट्रायूटेराइन लाइफ में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? आपका प्लेसेंटा है। यहां तक तो बात हुई आपकी जनरल इंट्रोडक्शन की। अगर यहाँ पे टॉपिक चल ही रहा है कि फ्लूइड बैलेंस की बात करें अगर, कि कौन कौन से ऑर्गन आपके फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। फ्लूइड बैलेंसिंग ऑर्गन की अगर बात करें अपन यहाँ बॉडी में, वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, छोटा सा टॉपिक है। फ्लूइड बैलेंसिंग फंडामेंटल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। अगर बात करें फ्लूइड बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, और फ्लूइड बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी की बात करें अपन, तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कौन कराती है? आउटपुट कौन कराती है बॉडी से? अराउंड अपन पर डे 2700 से 3000 ml
क्या लगते हैं, फ्लूइड लेते हैं। जितना फ्लूइड लेते हैं उतना का उतना फ्लूइड बॉडी से क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इनटेक अपने ओरली किया, आईवी रूट से किया, किसी भी तरह से अगर हॉस्पिटल में तो आईवी रूट से इनटेक हो रहा है या ओरली इनटेक हो रहा है, किसी भी रूट से इनटेक हो रहा है, तो उसका आउटपुट होना जरूरी है। और जितना इनटेक होता है उसका लगभग 1500 ml पर डे आउटपुट कौन करवाता है, किडनी। यानी टोटल जो फ्लूइड बैलेंस है, अगर यहाँ बात करें अपन फ्लूइड बैलेंस ऑफ बॉडी, स्पेशली अपन बात करें किसकी बच्चों, आउटपुट की, तो 1500 ml तक पर डे फ्लूइड लॉस कौन कराती है, आपकी किडनी। दूसरे नंबर पे आपके आता है नंबर स्किन का, किसका बच्चों, स्किन के द्वारा जो फ्लूइड लॉस होता है वो कितना, 600 से 800 ml पर डे। गेटिंग माय पॉइंट, कितना, 600 से 800 ml पर डे। एक ही वर्ड में पूछे तो कितना ml बच्चों, 600 ml। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही वर्ड में पूछे तो कितना, 600 ml। तीसरे नंबर पे आपका फ्लूइड लॉस कराता है लंग्स, कौन करवाता है, लंग्स के द्वारा 400 से 600 ml। एक ही वर्ड में पूछे तो कितना ml, 400 ml। यानी लंग्स के द्वारा कितना, 400 ml, स्किन के द्वारा 600 ml और किडनी के द्वारा 1500 ml। क्लियर है। जैसे लंग्स के द्वारा कैसे लॉस होता है, अपन बोलते बोलते तो आपके साथ में वेपराइज होके, आपके मुंह से वेपराइज होके वाष्प के रूप में फ्लूइड लॉस होता है। और चौथे नंबर पे आपका कौन करवाती है, जीआईटी। जीआईटी यानी स्टूल के थ्रू फ्लूइड लॉस होता है। स्टूल के थ्रू फ्लूइड जो लॉस होता है वो पर डे कितना होता है, 100 ml। कितना, 100 ml। यानी 4 मेजर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है बॉडी में, किडनी, स्किन, लंग्स और जीआईटी। उसमें सबसे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन है, किडनी। जितना बाकी ऑर्गन नहीं कराते उससे ज्यादा अकेला कौन कराती है, फ्लूइड लॉस किडनी कराती है। क्लियर है। स्किन के द्वारा स्पेशली 600 ml और लंग्स के द्वारा 400 ml। इन दोनों को कंबाइंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही वर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन दोनों के द्वारा जो कंबाइंडली फ्लूइड लॉस होता है, इस फ्लूइड लॉस को क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल, कौन सा, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। कौन सा लॉस बच्चों, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। और यू पूछे इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस, वैसे तो कितना होगा, 600 और 400, 1000 से 1200 ml, लेकिन एवरेज जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है वो 800 से 1200 ml। कितना बच्चों, 800 से 1200 ml। क्लियर है। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आए कि इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस इज, और अपन जानते हैं इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस किसके द्वारा, स्किन और लंग्स के द्वारा। ऑप्शन इस तरह से आए 600 ml, 800 ml, 1000 ml और 1200 ml, तो प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, 600 ml को। ये जीएमसीएस का क्वेश्चन है, जीएमसीएस का क्वेश्चन है 2019 वाले का। अगर यहाँ बात करें जीएमसीएस की तो कितना फ्लूइड लॉस होता है आपका, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितना बच्चों, 800 से 1200 ml। एक ही वर्ड में पूछे तो कितना, 800 ml। हालांकि अपवादजनक क्वेश्चन है, 600 प्लस 400 जोड़ेंगे तो 1000 होगा, लेकिन राइट आंसर हर बार आपका 800 माना गया है। ये तो थी जनरल आपके फ्लूइड लॉस। यानी ये सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा जो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है वो कौन करती है, आपकी किडनी। यहां तक कोई डाउट है, इसके बारे में अपन ने बात करा इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस की। क्लियर है। और इनसेंसिबल एक ही वर्ड में पूछे तो कितना, 800 ml। ये तो बात होगी आपका क्या, जनरल इंट्रोडक्शन। अपन यहाँ पे 4 ऑर्गन पढ़े थे अपन ने रीनल सिस्टम के, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इनके डेवलपमेंट की प्रोसेस। क्लियर है। जो रीनल सिस्टम जो डेवलप होता है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट आपका, किसकी बात करेंगे अपन, रीनल सिस्टम डेवलपमेंट की। और रीनल सिस्टम डेवलपमेंट की अगर यहां बात करें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो रीनल जो सिस्टम डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो देखिएगा 4 चरणों में होती है। कितने चरणों में, 4 चरणों में। इसका शॉर्ट फॉर्मूला है एपीएमएम। क्या चीज, एपीएमएम। ए फॉर एक्रोनेफ्रोस। पहली प्रोसेस क्या होती है रीनल डेवलपमेंट में, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है सबसे पहला होता है एक्रोनेफ्रोस। फिर दूसरा डेवलपमेंट होता है प्रोनेफ्रोस। कौन सा बच्चों, प्रोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रोसिस बोल सकते हैं आप इसको। तीसरी प्रोसेस होती है मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोसिस। क्लियर है, मीजोनेफ्रोसिस। और चौथी प्रोसेस होती है कौन सी, मेटानेफ्रोसिस। क्लियर है। ये 4 प्रोसेस में आपके रीनल डेवलपमेंट होता है। पहली प्रोसेस में एक्रोनेफ्रोसिस होगा, दूसरी में प्रोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रोसिस होगा, तीसरी में मीजोनेफ्रोस या मीजोनेफ्रोसिस होगा, चौथी में मेटानेफ्रोस या मेटानेफ्रोसिस होगा। क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन बना है आज दिन तक जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी 4 ऑर्गन होते हैं रीनल सिस्टम में, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसमें से जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किडनी किस फेज में डेवलप होती है,
तो किस फेज में बच्चों? मीजोनेफ्रोसिस फेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी किस में? RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MSc एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है कि किडनी डेवलप किससे होती है? तो मीजोनेफ्रोसिस स्टेज के दौरान, प्रोसेस के दौरान किडनी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये तो बात होगी इसके जनरल डेवलपमेंट की। और अपन ने पढ़ा था कि किडनी किस जर्म लेयर से बन रही है? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो किससे बन रहा है? मीजोडर्म से। अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अपन किडनी के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में। लगभग 5-6 घंटे की क्लास होगी किडनी की। या अगर अपन यहाँ बात करें, सिंपली अगर अपन यहाँ बात करें किसकी? कि डेवलपमेंट प्रोसेस की, तो जो रीनल सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड start to develop it very very important। कब डेवलप होना शुरू करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक पे? 3 से 4 वीक पे। ये PG जो लिख रहा हूं उसका मतलब होगा आपका प्रेगनेंसी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आपकी डेवलपमेंट की बात करें किडनी की, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो प्रेग्नेंट है तो 3 से 4 वीक के दौरान, जब प्रेगनेंसी 3 से 4 वीक की हो जाएगी, उस समय किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा? आपका वेरी इंपॉर्टेंट किसका? किडनी का। क्लियर है? और किडनी जो बनना शुरू होती है वो रीनल बड से। किससे बच्चों? रीनल बड से। और ये रीनल बड किससे बनते हैं? आई बताइए, अभी बताया था अपन ने, मीजोडर्म से। इसलिए कहते हैं कि किडनी और यूरेटर किससे डेवलप होता है? मीजोडर्म से। ये रीनल बड्स बनना शुरू हो जाते हैं। रीनल बड्स यानी किडनी बनना शुरू कब होगी? 3 से 4 वीक पे। लेकिन बनना शुरू है लेकिन अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बनता है, स्टार्ट टू फंक्शन एट वेरी इंपॉर्टेंट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी फंक्शन करना शुरू कब कर देती है? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। गेटिंग माय पॉइंट? जब प्रेगनेंसी 12 वीक की हो जाएगी तो किडनी क्या शुरू कर देगी? आपका फंक्शन करना शुरू कर देगी। क्लियर है? 12 वीक पे। और 12 वीक पे फंक्शन का मतलब क्या है? स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन। क्लियर है? स्टार्ट टू फॉर्म यूरिन, या अपन कह सकते हैं यूरिन पास करेगा इंट्रा एमनियोटिक कैविटी के अंदर, और यहां पे अमाउंट कितना होगा? 50 ml। कितना? 50 ml। आपने ओबीजी में पढ़ा होगा स्पेशली कि जितना भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है इंट्रायूटेरल लाइफ में, उसका 80% किससे बनता है? फीटस यूरिन से। और पहली बार फीटस यूरिन कब बनना शुरू हो जाता है? 12 वीक पे। और 12 वीक पे कितना यूरिन आउटपुट होता है? 50 ml। इसलिए 12 वीक पे, कितने वीक पे बच्चों? 12 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 12 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है कितना बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 ml। कितना? 50 ml। अब थोड़ा सा अपन लीक से हट के बात कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक जो फ्लूइड है आई बात में, वो बहुत फीटल एंड मैटरनल ओरिजिन है। कैसा है बच्चों? फीटल एंड मैटरनल ओरिजिन। और फीटल और मैटरनल ओरिजिन की बात करें तो फीटस जो जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कितना % हिस्सा बनाता है? 80%। जबकि मदर कितना कंट्रीब्यूट करती है? 20%। और जो फीटस जो है 80% जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है उसमें से मेन योगदान किसका होता है? फीटस के यूरिन का। और यूरिन कौन पास करती है? फीटस की किडनी, जो कि फर्स्ट टाइम का पास करती है? 12 वीक पे। अगर यहाँ बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की अपन, और आगे चले एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, क्लियर है? तो 12 वीक पे कितना हो गया एमनियोटिक फ्लूइड? कितना बच्चों? 50 ml। कितना? 50 ml। वहीं 20 वीक पे ये बढ़ के कितना हो जाता है? 400 ml। कितना ml? 400 ml। वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं 36 वीक पे, कितने वीक पे बच्चों? 36 वीक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 36 वीक पे ये होता है 1000 ml। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 1000 ml। एंड एम्स दिल्ली में, एम्स पटना में, क्लियर है? एम्स दिल्ली एंड पटना दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितने वीक की प्रेगनेंसी पे होता है? तो कितने वीक पे बच्चों? 36 वीक पे। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कितने वीक की प्रेगनेंसी पे होता है? 36 वीक पे। फिर देखिएगा ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है
वेरी इंपोर्टेंट, 8 टर्म, 8 टर्म का मतलब 37 से 40 वीक के दौरान या 37 से 42 वीक के दौरान नॉर्मली टर्म डिलीवरी होगी आपकी। 8 टर्म जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वेरी इंपोर्टेंट होता है 600 से 800 ml। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में ये तो अनलिमिटेड क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि 8 टर्म एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो 600 से 800 ml। और अगर एक ही वर्ड में पूछे तो कितना ml होता है बच्चों, 600 ml। कितना, 600 ml। अब आप सोच रहे हो कि रेनल सिस्टम चल रहा है और सर आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का 80% निर्माण कौन करता है, फीटस यूरिन। और फीटस यूरिन किससे पास होता है, उसकी किडनी से, जो कि कब काम करना शुरू करती है, 12 वीक पे। अब यहां से एक और प्यारा क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपोर्टेंट, देखिएगा यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा वेरी इंपोर्टेंट कि 8 टर्म अपन कह रहे हैं 12 वीक पे कितना पास कर रही है, 50 ml। तो 8 टर्म कब बात करें अपन, 8 टर्म फीटस के द्वारा कितना यूरिन आउटपुट होता है, क्लियर था। 8 टर्म फीटस यूरिन आउटपुट, फीटस की बात करें मतलब बच्चा अभी कहां है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो ही है या फीटस है, वो मां के यूट्रस में, टर्म यानी 37 वीक पे आते आते कितना यूरिन आउटपुट करता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 400 से 1200 ml। कितना बच्चों, 400 से 1200 ml। 8 टर्म फीटस का यूरिन आउटपुट कितना है बच्चों, 400 से 1200 ml। यहां तक कोई डाउट है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टर्म की, किसकी बच्चों, 8 टर्म पे फीटस यूरिन आउटपुट कितना होता है, 400 से 1200 ml। क्लियर है, आ रही बात सुनने। जबकि 8 टर्म फीटस एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कितना करता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 8 टर्म फीटस एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कितना करेगा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि 8 टर्म फीटस एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो कितना करेगा, तो वेरी इंपोर्टेंट 400 से 700 ml पर डे। क्लियर है, यहां पे भी कितना, 400 से 1200 ml पर डे। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही बात में। 8 टर्म एमनियोटिक फ्लूइड बेबी एमनियोटिक फ्लूइड स्वेलो करता है और टर्म पे कितना स्वेलो करता है, 400 से 700 ml। जबकि यूरिन आउटपुट कितना है, 400 से 1200 ml। इसीलिए बेबी स्वेलो 400 से 700 करेगा, पास कितना, 400 से 1200 ml। इसीलिए बाकी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना बच जाता है, 8 टर्म मदर में हमेशा एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है, 600 से 800 ml। क्लियर है, एमनियोटिक फ्लूइड जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, आई बात में, जो कि फीटस को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एमनियोटिक कैविटी में पाया जाता है। ये तो थी रीनल सिस्टम और इनका ओबीसी से क्या रिलेशन है, क्लियर है। यानी एमनियोटिक फ्लूइड अगर बनाना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, तो किडनी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी क्या करेगी, यूरिन पास करेगी और वही यूरिन 80% किसका निर्माण करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड का। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, डेवलपमेंट की बात चल रही, तो रीनल सिस्टम जो अपन ने बात करा, वेरी इंपोर्टेंट। देखिएगा इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर वापस हम पीछे की तरफ चलेंगे। देखिएगा फिर अपन ने बात करी क्या कि बात कर रहे हैं अपन की किडनी डेवलप होना शुरू होती है कब, 3 से 4 वीक पे, 12 वीक पे फंक्शन शुरू कर देती है। क्लियर है। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट, फंक्शनल मैच्योरेशन। क्लियर है, फंक्शनल जो मैच्योरेशन है वो बर्थ के वेरी इंपोर्टेंट विद इन 2 वीक्स में होता है। अरे कितने वीक में होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब समझे कि किडनी यूरिन फॉर्मेशन फुली अच्छे ढंग से, यानी वाटर को अच्छे से रिएब्जॉर्ब करेगी। एक कंसंट्रेट नॉर्मल जो यूरिन, एक अडल्ट का कंसंट्रेट यूरिन है, वैसा कब बनना शुरू होता है, एट बर्थ नहीं होता है, कब होता है, जन्म के 2 वीक बाद में। देखिएगा आप अच्छे से जानते हैं, अगर फीटस की बॉडी की कंपोजिशन की बात करें तो फीटस की जो बॉडी है उसका 80% क्या होता है, फीटस में वाटर होता है। यानी फ्लूइड कितना होता है फीटस में, 80%। यानी एक तरह से पानी की बोतल है फ्लूइड, फीटस में फुली पानी से भरा हुआ है। फीटस का 80% पोर्शन किससे बना हुआ है, पानी से। क्लियर है। स्टार्टिंग में किडनी क्या होती है, 2 वीक के बाद मैच्योर होती है, फंक्शनिंग पूरी तरह से होती है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, स्टार्ट के फर्स्ट वीक यानी 7 दिन तक
स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीक में है किडनी क्या है आपकी इमेच्योर है, अभी फंक्शनली मैच्योर होने में कितना समय लगेगा 2 वीक। अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में किडनी क्या है इमेच्योर है। और अगर किडनी क्या है 7 दिन में किडनी अगर आपकी क्या है इमेच्योर है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, फेलियर टू कंसंट्रेट द यूरिन। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा कि आपकी किडनी यूरिन को क्या नहीं कर पाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। और किडनी जब यूरिन को कंसंट्रेट नहीं करेगी, फेलियर टू कंसंट्रेट द यूरिन, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, समझ रहे मेरी बात। फेलियर टू कंसंट्रेट द यूरिन तो मोर एंड मोर फ्लूइड क्या होगा बेबी से पास होगा। और अपन जानते हैं कि बेबी में 80% क्या है वाटर है, फ्लूइड है। अगर वो फ्लूइड लॉस होगा तो बेबी का वेट लॉस होगा। क्या होगा, तो फर्स्ट वीक में क्या होगा आपका वेट लॉस होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी दुष्परिणामों की वजह से किडनी इमेच्योर है, फंक्शनली इमेच्योर है, इसलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में बेबी का क्या होगा वेट लॉस होगा। और ये जो वेट जो लॉस होगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितना लॉस होगा फर्स्ट वीक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 15%। कितना परसेंट बच्चों, 5 से 15%। और एक ही वर्ड में पूछे तो कितना परसेंट लॉस होता है 10%। यानी बेबी का अगर 2.5 किलो 2500 ग्राम वजन है, 7 दिन के बाद उसका किडनी इमेच्योर होने की वजह से किडनी यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से 10% वेट लॉस होगा। अगर 2500 ग्राम उसका वेट है तो घट के 2250 ग्राम 2250 ग्राम उसका क्या रह जाएगा। और उसका मेन कारण क्या है, किडनी फंक्शनली मैच्योर नहीं है, इसलिए यूरिन को क्या नहीं कर पा रही है कंसंट्रेट, यूरिन गाढ़ा नहीं हो पा रहा, पानी पानी सा यूरिन पास हो रहा है। और 80% बेबी में पानी है, इसलिए बेबी का क्या होगा फर्स्ट वीक में यानी 7 दिनों में, फर्स्ट स्टार्टिंग के वीक में कितना 5 से 15% यानी 10% फ्लूइड क्या होगा उसका लॉस होगा। गेटिंग माय पॉइंट। ये जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो नेक्स्ट 10 डेज में वापस क्या होगा गेन, क्योंकि धीरे धीरे किडनी क्या होगी आपकी फंक्शन करना पड़ेगी, फंक्शनल मैच्योरेशन होगा। तो 2 चीज है, बनना 3 से 4 वीक पे शुरू हुई, काम करना 12 वीक पे, फंक्शनल मैच्योरेशन जन्म के 2 वीक पे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका एनाटॉमिकल मैच्योरेशन, यानी पूरी तरह से किडनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल जो मैच्योरेशन है। ये तो मैंने बताया था फंक्शनल मैच्योरेशन, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनाटॉमिकल जो मैच्योरेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमिकल जो मैच्योरेशन है वो कंप्लीट होता है बच्चों 2 ईयर ऑफ एज। बच्चे में कब, जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा उस समय जाके आपका पूरी तरह से क्या होगा एनाटॉमिकल मैच्योरेशन होगा। किसका बच्चों, किडनी का। ये थी जनरल बातें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। दिखने में ये चीजें बहुत छोटी है, लेकिन आगे दूसरे सिस्टम को समझने के लिए, पेडियाट्रिक ओबेसिटी को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट यहीं से अराइज होता है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया कि किडनी बनना शुरू होती है 3 से 4 वीक पे, फंक्शन करना शुरू होती है 12 वीक पे, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है 2 वीक पे, और एनाटॉमिकल मैच्योरेशन होता है 2 साल पे। क्लियर है। किडनी जो है वो स्पेशली किससे डेवलप होती है, मीजोनेफ्रोसिस की प्रोसेस से मेनली किडनी डेवलप होती है। और मेजर ऑर्गन ही रीनल सिस्टम में पढ़ने लायक अगर ऑर्गन ही है तो वो कौन है, किडनी। इसलिए अपन पूरा जो मेन फोकस रखेंगे अपन किस पर रखेंगे, किडनी पे रखेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन यहां, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया आपका किडनी का। उसके बाद अभी अपन किडनी की बात होगी आपकी। उसके बाद अगर बात करें अपन यहां तो किडनी डेवलपमेंट की बात हो गई। आई बात में किडनी जो है, अब अपन 4 मेजर ऑर्गन पढ़ेंगे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए ये सब चीजें। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन एक एक सिस्टम को उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किडनी की। किसकी बच्चों, किडनी की। या अपन इसको रीनस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, नेफ्रोस। क्या बोलते हैं, रीनस बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोस बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे अगर बात करें अपन किडनी का, रीनस नेफ्रोस, अपन ने पढ़ा था स्टार्ट टू डेवलप एट कितने वीक पे, 3 से 4 वीक पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फंक्शन कब करना शुरू होती है, 12 वीक पे। आई वास्ट में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा वो कितने वीक पे, 2 वीक पे। और एनाटॉमिकल मैच्योरेशन होगा कितने वीक पे, 2 ईयर्स पे। फिर अपन ने बात करी ये किस जर्म लेयर से बनती है, तो मीजोडर्म से। ये बातें तो अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन किडनी की 2 तरह की एनाटॉमी पढ़ेंगे।
एक तो ओवरव्यू एक्सटर्नल एनाटॉमी, कौन सी एनाटॉमी बच्चों? एक्सटर्नल एनाटॉमी, और दूसरी पढ़ेंगे इंटरनल या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? और उसके बाद तीसरा पोर्शन पढ़ेंगे किडनी की फिजियोलॉजी, यानी इसकी फंक्शन, कि किडनी की क्या फंक्शन है। जैसे यूरिन फॉर्मेशन है तो किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, किन किन हार्मोन का इसके अंदर योगदान रहता है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। किसके बारे में बात करेंगे अपन? एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। क्लियर है? देखिएगा, अगर अपन यहां बात करें एक्सटर्नल एनाटॉमी की, किसकी? किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी। और किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो किडनी की अगर बात करें तो 2 इन नंबर। किडनी कितनी होती है? नंबर में 2। जनरली आपके पेयर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है किडनी? पेयर ऑर्गन। अब आप यूं सोचेंगे तो सभी जानते हैं 2 ऑर्गन होते हैं, 2 ही होते हैं नंबर में। इसमें नया बताने की बात है, इसमें बताने की बात यह है कि किडनी वैसे नंबर में कितनी होती है? 2। कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न बेबी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार किडनी क्या हो जाती है? 1 और 0 किडनी। कई बार किडनी बनती नहीं है, या कई बार क्या होता है? एक ही किडनी बनती। इससे क्या बोलते हैं? अगर एक ही किडनी हो तो क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल रीनल एजिनोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर बच्चे में एक ही किडनी हो तो क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल रीनल एजिनोसिस। और दोनों एब्सेंट हो तो क्या बोलते हैं? बाइलेटरल रीनल एजिनोसिस। क्या बोलोगे इसको? बाइलेटरल रीनल एजिनोसिस। क्लियर है? रीनल यानी किडनी, और एजिनोसिस यानी फेलियर टू डेवलप। इसका मतलब क्या होता है? फेलियर टू डेवलप, यानी किडनी आपकी क्या हुई? बनी ही नहीं। फेलियर टू डेवलप क्या कहलाती है? रीनल एजिनोसिस। अब देखिएगा, आप पूछोगे कि ये कारण क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल एजिनोसिस का मेन कारण होता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर अपन यहां बात करें या ट्राइसोमी 18 की बात करें, क्लियर है, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है बच्चों? ऑटोसोमल ट्राइसोमी डिसऑर्डर है। कौन? एडवर्ड सिंड्रोम। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, कौन से नंबर का क्रोमोसोम? 18वें क्रोमोसोम क्या होना चाहिए? पेयर में। किसमें होना चाहिए? पेयर में, यानी 2 होने चाहिए, लेकिन पेयर बढ़ के 1.5 हो जाएंगे, यानी नंबर 2 से कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 44 की जगह, ऑटोसोम 44 होते हैं, उसकी जगह 44 की जगह कितने हो जाएंगे? 45 प्लस 2। अगर मेल है तो एक्स और वाई 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। और जिन बच्चों को एडवर्ड सिंड्रोम होता है उनमें क्या होता है? या तो एक किडनी होती है या दोनों किडनियां नहीं होती। अगर एक किडनी है तो यूनिलेटरल रीनल एजिनोसिस, और दोनों किडनियां नहीं है तो बाइलेटरल रीनल एजिनोसिस। अब ये पूछोगे कि यहां पढ़ने की कहां जरूरत है, तो यहां से ओबीसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होगा कि अगर बेबी का, अपन ने भी डिस्कस किया कि इंट्रायूट्रल लाइफ में एमनियोटिक फ्लूइड कौन बनाती है? फीटस की किडनी। ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, किडनी आपका एमनियोटिक फ्लूइड बना रही है। अब अगर फीटस में किडनी बनेगी नहीं तो यूरिन कैसे पास होगा, और यूरिन पास नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा कैसे? तो अगर इंट्रायूट्रल लाइफ में अगर बेबी को एडवर्ड सिंड्रोम होगा तो किडनी नहीं बनेगी, और किडनी नहीं बनेगी तो क्या होगा? फेलियर टू प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? मदर को क्या होगा? ओलिगो हाइड्रोमनियाज। अरे क्या होगा? ओलिगो हाइड्रोमनियाज। अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एडवर्ड सिंड्रोम होगा तो डेवलपिंग फीटस की किडनी नहीं बनेगी, और किडनी नहीं बनेगी तो होगी क्या प्रॉब्लम आपकी? किडनी नहीं बनने की वजह से यूरिन आउटपुट बहुत कम होगा या लेस अमाउंट में होगा। अगर दोनों नहीं बने तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पूरी तरह से एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड 80% हिस्सा किससे बनता है? फीटस से, यूरिन से। यानी किडनी बनाती है एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपिंग फीटस की। अगर किडनी नहीं है तो मदर में क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमनियाज। और ओलिगोमनियाज को अगर सिंपली डिफाइन करें, ओलिगोमनियाज का मतलब क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml से कम, या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI 5 सेंटीमीटर से कम। क्लियर है? या STP सिंगल डिप्रेस पाउंड
2 सेंटीमीटर से कम क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रोमनियास। अब ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा तो बच्चे में बहुत सारी कंजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से। इसके अलावा ड्राई स्किन हो सकती है, नर्वस सिस्टम या जीआईटी सिस्टम में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, कार्डियक सिस्टम में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, जीआईटी के अंदर ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, पाइलोरिक स्टोनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है ओलिगोहाइड्रोमनियास से बेबी को। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अपन माँ अगर प्रेग्नेंट है, आपको पता चल गया यूएसजी गाइडेड, आपने यूएसजी की कि ओलिगोहाइड्रोमनियास, तो फिर इसका मैनेजमेंट क्या करोगे? रीनल एजेनोसिस है या एडवर्स सिंड्रोम है तो एमनियोटिक फ्लूइड तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे? इस तरह की चीज दो जो एमनियोटिक फ्लूइड की पूर्ति करे। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है बच्चों? एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, ये अपन जानते हैं। और आपको पता है कि नॉर्मल सलाइन एनएस भी कैसी होती है? आइसोटोनिक। और एनएस भी कैसी होती है? आइसोटोनिक। दोनों लगभग सेम सेम सही है। तो अपन क्या करते हैं, जब ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है तो प्रेग्नेंट लेडी को, किसको? प्रेग्नेंट लेडी को डायरेक्ट ही इंट्रा एमनियोटिक कैविटी में, कौन सी कैविटी में? इंट्रा एमनियोटिक कैविटी में, वेरी इंपोर्टेंट, 500 ml एनएस क्या करते हैं? कैनुला लगा के इंस्टिल्ड कर देते हैं। किसी भी कैविटी में फ्लूइड डालना इंस्टिलेशन कहलाता है। तो अपन क्या करते हैं? 500 ml एनएस इंस्टिल करते हैं, 250 ml स्टार्टिंग के 30 मिनट में देते हैं, फिर 30 मिनट वेट करके नेक्स्ट 250 ml क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट 30 मिनट में दे देंगे। यानी 1 घंटे के अंदर आपको 250 करके 2 बार आपको एनएस देनी है, टोटल 500 ml। और इस एनएस को आपको इंस्टिल करने से पहले इस एनएस को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे देनी, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करना है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर भी कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म दोगे तो आपको क्या होगा? यूट्राइन क्रैम्प्स हो सकते हैं, अबॉर्शन के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको नॉर्मल फ्लूइड पे पहले एनएस को गर्म करना है और फिर इंट्रायूट्राइन कैविटी में क्या करना है? आपको इंस्टिल करना है। तो ये तो बात हो गई 2 इन नंबर से। क्वेश्चन कहां से अराइज हुआ? इस तरह से आप जोड़ जोड़ के पढ़े, बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा, इजीली याद होगा, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत फायदा मिलेगा। कि नॉर्मली किडनी कितनी होती है? 2। अरे कितनी होती है किडनी? 2। क्लियर है? ये अपन सभी जानते हैं, पेयर ऑर्गन है, क्लियर है। लेकिन कई बार किडनी के नंबर कितने देखने को मिलते हैं? 1 या दोनों किडनी एब्सेंट होती है, क्लियर है। एक किडनी नहीं होना यूनिलेटरल एजेनोसिस और दोनों नहीं होना बायलेटरल एजेनोसिस। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो किस में देखने को मिलती है? एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18 में। ऑटोसोमल ट्राइसोमी डिसऑर्डर है जिसमें 18 नंबर के क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयर की जगह डबल हो जाते, ट्रिपल हो जाते हैं। ट्राइसोमी होती है तो 45 प्लस XY बराबर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47। और जिन लोगों को एडवर्ड सिंड्रोम होता है उनमें क्या होता है? रीनल एजेनोसिस। या तो 1 या 0 किडनी होगी। रीनल एजेनोसिस होगा तो फीटस क्या नहीं कर पाएगा? यूरिन पास नहीं करेगा। यूरिन पास नहीं करेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। तो मदर में क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास। अगर सिंपली डिफाइन करें कि ओलिगोहाइड्रोमनियास है क्या, तो ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से कम होना, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम होना, या सिंगल डिफेस पाउट 2 सेंटीमीटर से कम होना, क्या कहलाता है? ओलिगोहाइड्रोमनियास। ओलिगोहाइड्रोमनियास करे हो गया तो कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है बेबी में, अबॉर्शन के चांस बढ़ जाएंगे, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, क्लियर है। आई बात में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो रही है। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा फ्लूइड है? आइसोटोनिक। तो ऐसा फ्लूइड दो कि एमनियोटिक फ्लूइड की पूर्ति हो जाए। तो एनएस भी क्या है? आइसोटोनिक है। तो अपन क्या करते हैं? एमनियोटिक कैविटी में डायरेक्ट ही क्या करते हैं? निडल इंसर्ट करके या कैनुला इंसर्ट करके 250 ml करके 1 घंटे में टोटल 500 ml एनएस चढ़ाते हैं, जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यानी 37 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर भी कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थी आपकी जनरल बात किससे रिलेटेड? 2 इन नंबर। इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट आरी बात में वेरी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, रीनल एजेनोसिस। रीनल एजेनोसिस का कारण एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है, एक्सरे एक्सपोजर हो सकता है, या कोई रेडियो एक्सपोजर हो सकता है, कोई कंजेनिटल कारण हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को रीनल एजेनोसिस होता है बच्चों, क्या होता है? रीनल एजेनोसिस, उन लोगों में वेरी इंपॉर्टेंट एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लो सेट ईआर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो सेट ईआर। जिन लोगों में रीनल एजेनोसिस होती है उन लोगों में और कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? लो सेट ईआर। इसका मतलब समझे, लो सेट ईयर मतलब कान यहाँ ना लग के, कान कहाँ लगे होंगे आपके?
यहाँ ना रख के आई, ये जो आपका आउटर कैंथस है और ये ट्रेगस है, इससे ऊपर होना चाहिए पिन्ना, ये पिन्ना यहाँ ना लग के कान कहाँ लगा होगा, यहाँ। आर्यवास्त में कान कहाँ लगा होगा, ऊपर की जगह यहाँ लगा होगा आर्यवास्त में, और यहाँ लगा होगा लो सेट यानी नीचे की तरफ से, इसको क्या बोलते हैं, लो सेट ईयर। क्लियर है आर्यवास्त में। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बना चुका हूँ। एक क्वेश्चन आ चुका है कि लो सेट ईयर का मेन कारण क्या होता है, रीनल एजेनेसिस। और भी बहुत सारे कारण होते हैं लो सेट ईयर के, अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपने को जो पढ़ना है, अपने को अराउंड नर्सिंग में 10,000 क्वेश्चन है, अपने को कैसे भी करके ऑन बोर्ड आपको 10,000 क्वेश्चन पढ़ने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो अपन ऐसा नहीं कि रीनल सिस्टम पढ़ रहे तो केवल रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके आसपास की चीजें पे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो लो सेट ईयर किस किस की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो एक तो होता है रीनल एजेनेसिस वाले पेशेंट में लो सेट ईयर होता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें बेबी को डाउन सिंड्रोम है, क्या है बच्चों, डाउन सिंड्रोम है, तो भी लो सेट ईयर होंगे। माँ को पॉलीहाइड्रोमिनियाज है तो भी क्या हो सकते हैं, लो सेट ईयर हो सकते हैं। इसके अलावा माँ को डायबिटीज मेलाइटिस है तो बेबी में क्या हो सकते हैं, लो सेट ईयर। इस तरह से चारों ऑप्शन आए कि लो सेट ईयर सीन इन रीनल एजेनेसिस, डाउन सिंड्रोम, पॉलीहाइड्रोमिनियाज। हालांकि चारों में होता है, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी पूछे तो किसको प्रायोरिटी देनी है, आपको रीनल एजेनेसिस को। क्लियर है। अगर कान यहाँ प्रॉपर जगह ना होकर नीचे हो तो क्या कहलाता है, लो सेट ईयर। और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कान होते ही नहीं, क्या पाओगे आप इसको, एनोटिया। अरे क्या बोलोगे, एनोटिया। एनोटिया का मतलब एब्सेंट ऑफ ईयर पिन्ना। क्लियर है। ओपनिंग तो होगी लेकिन वो क्लोज टाइप में होगी, सुनाई भी दे सकता नहीं भी दे सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या होगा, एब्सेंट। नॉर्मली मारवाड़ी या अपन नॉर्मली भाषा में उसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बूचा। बिना कान वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, एनोटिया, एब्सेंट ऑफ ईयर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर पूरी तरह से क्या होगा उसका, एब्सेंट। क्लियर है। ये टर्म क्या कहलाती है, एनोटिया। तो जनरल बात करें थे किडनी की और आसपास की एक दो चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट देखिएगा 2 इन नंबर। तो किडनी की बात करी, नंबर पूछा तो कितने हो गए, 2 इन नंबर। क्लियर है। आर्यवास्त में 2 इन नंबर, वेरी इंपोर्टेंट, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ऑप्शन में आ जाए किडनी, यूरेथ्रा, क्लियर है, पेनक्रियाज या स्टोमक। तो आंसर क्या जाएगा, किडनी। किडनी कैसा ऑर्गन है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, यानी पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होता है। सिचुएटेड इन, वेरी इंपोर्टेंट, फ्लैंक रीजन। कौन से रीजन में, फ्लैंक रीजन। तो पहले बात कर लेते हैं कि फ्लैंक रीजन क्या होता है। तो फ्लैंक रीजन कौन सा रीजन होता है, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। फ्लैंक रीजन किसे बोलते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। फ्लैंक रीजन को अगर डिफाइन करें, आई बात सुन रहे तो अम्बलिकस से लेके, सॉरी, फ्लैंक रीजन कौन सा होता है, 12th रिब से लेके, 12th रिब जो फ्लोटिंग रिब्स है आपकी आर्यवास्त में, 12वीं रिब से लेके 12th रिब से लेके एंटीरियर इलियक क्रस्ट। कौन सा, एंटीरियर इलियक क्रस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्लैंक रीजन। कौन सा रीजन, फ्लैंक रीजन। ये 12वां रिब्स है, इस 12वीं रिब से लेके एंटीरियर इलियक क्रस्ट तक के बीच की ये खाली जगह जहां पे बोन नहीं पाई जाती है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, फ्लैंक रीजन। और इसी फ्लैंक रीजन में वेरी इंपोर्टेंट एक मसल पाई जाती है, उस मसल्स का नाम है सोआस मसल। कौन सी मसल, सोआस मसल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सोआस मसल कहाँ पाई जाती है, तो फ्लैंक रीजन में। और फ्लैंक रीजन कहाँ पे होता है, 12वीं रिब से लेके एंटीरियर इलियक क्रस्ट के बीच में जो ये नॉन बोनी एरिया है, ये क्या कहलाता है, फ्लैंक रीजन। तो इस फ्लैंक रीजन में क्या सिचुएट होती है, किडनी। फ्लैंक रीजन situated in flank region on posterior, very important, abdominal wall। कहां पे पाई जाती है, posterior abdominal wall पे। posterior abdominal का मतलब किडनी आगे नहीं होती है, कहां होती है, फ्लैंक रीजन में पीछे की तरफ। और किससे अटैच होती है, posterior abdominal wall से। लगभग जीआईटी एब्डोमिनल रीजन के सारे ऑर्गन कहां पाए जाते हैं, posterior abdominal wall पे। एक क्वेश्चन बनता है, एकमात्र ऑर्गन जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, किससे अटैच है बच्चों, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच एकमात्र ऑर्गन है, वो कौन सा है, लीवर। वेरी वेरी लवली क्वेश्चन। आर्यवास्त में क्लियर है। आर्यवास्त में कोल माइंस लिमिटेड के जो पेपर होते हैं एनसीसीएल वाले, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि एकमात्र ऑर्गन जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच है वो कौन सा, लीवर। बाकी मैक्सिमम ऑर्गन जितने भी आपके एब्डोमिनल रीजन के वो सब कहाँ सिचुएटेड है, आपके
कहाँ से अटैच है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से, पीछे की तरफ। किडनी भी कहाँ अटैच है? पीछे की तरफ। तो ये तो बात होगी आपका इसकी सिचुएशन। क्लियर है? फ्रॉम, अगर आप वर्टिब्रल लेवल पे सोचो तो वर्टिब्रा नंबर कहाँ से? T12 से लेके L3 के बीच सिचुएटेड होती है। कौन? किडनी। कौन से रीजन में? फ्लैंक रीजन में, ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। मतलब समझे, इस वर्टिब्रा के दोनों साइड में सिचुएटेड होती है। कौन बच्चों? किडनी। लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपकी वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा के दोनों साइड में, यहाँ पे फ्लैंक रीजन है, थोड़ा नीचे इमेज में आप देखेंगे तो फ्लैंक रीजन में क्या सिचुएटेड है? आपकी किडनी सिचुएटेड है, जिसकी जो सिचुएशन है वो थोरेसिस 12 वर्टिब्रा से लेके L3 के बीच में होती है, फ्लैंक रीजन में। और किसके? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे, इसलिए क्या होते हैं? रिट्रोपेरिटोनियल। और नंबर कितने इसके? 2। नेक्स्ट, इसका वेट की बात कर लेते हैं। वेट इसका 150 से 175 ग्राम, और एक ही वर्ड में पूछे तो आपका 150 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट, अपन मेडिकल सर्जिकल बात कर रहे हैं। मेडिकल सर्जिकल अडल्ट के साथ कर रही है, तो ये जितने भी वैल्यू है सब वो अडल्ट की वैल्यूज है। क्लियर है? कलर, अगर कलर आकर देखे तो अपन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। कलर कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट, आई बात में शेप अगर तुमसे कोई पूछ ले तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बीन शेप। बीन शेप का मतलब इस तरह से, बीन, सेव का बीज। किसका बीज? सेव का बीज। एप्पल के बीज की तरह होती है कौन? बीन शेप होती है कौन? किडनी। क्लियर है? आई बात में। और इसकी साइज अगर आपसे पूछ ले तो साइज 11, 6, 3 सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है। 11, 6 और 3, और टोटल वजन 150 ग्राम, रेडिश ब्राउन इन कलर। और शेप कैसा है इसका? बीन शेप। ये तो है जनरल एक्सटर्नल एनाटॉमी किसकी? किडनी की। इसके अलावा आई बात में यहां पे अगर बात करें अपन, किडनी के ऊपर की तरफ, किसकी तरफ? किडनी के ऊपर की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है। आई बात में जैसे जनरली किडनी की बात करें, किडनी के ऊपर की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है। इसके टॉप पे कौन सी ग्लैंड होती है? सुप्रारीनल ग्लैंड। ये ऊपर वाला हिस्सा अपेक्स कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बेस। जबकि हार्ट में जस्ट उल्टा है। हमारी बात में हार्ट में बेस ऊपर और अपेक्स क्या होता है? नीचे। लेकिन किडनी में ऊपर अपेक्स और नीचे क्या? बेस है। तो अपेक्स के ऊपर एक ग्लैंड सिचुएट होती है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये भी 2 होती है, दोनों किडनियों पर, लेफ्ट और राइट दोनों किडनियों पर सिचुएटेड होती है सुप्रारीनल ग्लैंड इस तरह से। आई बात में अब देखिएगा, जनरली अगर बात करें सुप्रारीनल ग्लैंड की, तो ये वाली मान लो राइट किडनी, और ये कौन सी है बच्चों? लेफ्ट किडनी। अब इनकी सिचुएशन देखो, लेफ्ट वाली ऊपर और राइट वाली क्या है? नीचे। मतलब इसका मतलब क्या है? राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट किडनी बिकॉज liver occupies the space, because liver occupies the space। इसका मतलब समझे, लीवर क्या है? राइट साइड में, इसलिए लीवर जगह घेरता है, इसलिए राइट किडनी थोड़ी क्या है? नीचे की तरफ, और लेफ्ट किडनी क्या है आपकी? ऊपर की तरफ। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये तो जनरल अपन ने किसकी बात करी? आपके एक्सटर्नल एनाटॉमी में। अब अपन बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई। किसकी बात करेंगे अपन? ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड सप्लाई की। किसकी बच्चों? ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल ब्लड सप्लाई। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। रीनल ब्लड सप्लाई आप देखिएगा। किडनी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो
वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करती है? रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। देखिएगा कैसे अराइज होगी, ये आपका एब्डोमिनल अयोटा। कौन सा अयोटा? एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा से, एब्डोमिनल रीजन से यहां से रीनल आर्टरी निकलेगी। कौन सी आर्टरी? और ये रीनल आर्टरी कई ब्रांच में टूटने के बाद किसको ब्लड देगी? किडनी को। अरे किसको बदल देगी? किडनी को। तो किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है देखिएगा, किस तरह से किडनी डिवाइड होती है। रीनल ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो जो किडनी है उसको ब्लड कहां से मिलता है? सबसे पहले कहां से ब्लड आता है? एब्डोमिनल अयोटा से। कहां से बच्चों? एब्डोमिनल अयोटा से। फिर किसको ब्लड मिलता है? रीनल आर्टरी को। किसको? रीनल आर्टरी को। फिर रीनल आर्टरी से, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली ब्रांच टूटती है, इस तरह से ब्रांचें टूटेगी और ये पहली ब्रांच बनती है इंटरलोबार आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों? इंटरलोबार आर्टरी। रीनल आर्टरी किसमें ब्रेक होगी? इंटरलोबार आर्टरी में। फिर इंटरलोबार आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कुएट आर्टरी में। अरे कौन सी ब्रांच में? आर्कुएट आर्टरी में। क्लियर है? फिर आर्कुएट आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरलोबार के बाद, इंटरलोबार के बाद नेक्स्ट ब्रांच में टूटेगी इंटरलोबुलर आर्टरी में। किसमें बच्चों? इंटरलोबुलर आर्टरी में। और फिर इंटरलोबुलर जो आर्टरी है वो आपकी ब्रेक होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफरेंट आर्टरियोल में। अरे किसमें? एफरेंट आर्टरियोल में। किसमें बच्चों? एफरेंट आर्टरियोल्स में। एफरेंट आर्टरियोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें ब्रेक होगी? छोटी छोटी कैपिलरीज में, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और अपन बात करते हैं किडनी की ब्लड सप्लाई, और किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई क्या है? किडनी की ब्लड सप्लाई। ब्लड फिल्टर होने के लिए जाना अलग चीज है, जबकि नेफ्रॉन को ब्लड मिलना पूरी तरह से अलग चीज है। तो यहां तक फिल्टर होने तक तो कहां जाता है? ग्लोमेरुलस थी। लेकिन यहां से ब्लड नहीं मिल रहा, केवल ब्लड क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? फिल्टर, जिसको जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो अलग चीज है और नेफ्रॉन को ब्लड मिलना अलग चीज है। तो आपका ब्लड कहां से है? एब्डोमिनल अयोटा से, रीनल आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरी और फिर ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस में किसमें जाएगा? इफरेंट आर्टरियोल्स में। अरे किसमें बच्चों? इफरेंट आर्टरियोल्स में। एफरेंट मतलब लाने वाली और इफरेंट यानी ले जाने वाली। आप देखिएगा यहां से ब्लड मिलना शुरू होगा कितना? इफरेंट आर्टरियोल से एक ब्रांच निकलेगी, आरी बात सुन में, क्लियर है? और ये ब्रांच किसको देगी? आगे जाके किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। या इंटर जो एफरेंट आर्टरियोल्स है, यहां से एक ब्रांच निकलेगी, उस ब्रांच का नाम है आपका क्या? सोचिएगा, क्लियर है? जो इफरेंट आर्टरियोल है, यहां से एक ब्रांच निकलेगी और इफरेंट आर्टरी जो ब्रांच निकलेगी, इसे क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। और ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी आगे जाके किसमें टूटेगी? वासा रेक्टा में। किसमें टूटेगी? वासा रेक्टा में। और ये वासा रेक्टा फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, किसको ब्लड देगा? किडनी। किडनी का मतलब ही क्या है? नेफ्रॉन। फाइनली ये वासा रेक्टा किसको ब्लड देगा? नेफ्रॉन को। यानी किडनी को ब्लड इतनी दूरी तय करने के बाद मिलता है नेफ्रॉन को। कहां से शुरू होता है? एब्डोमिनल अयोटा से ब्लड मिलेगा, एब्डोमिनल आर्टरी से क्या निकलेगी? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी से आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर से एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा से किसको? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब किडनी को आपको क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। क्लियर है? ये जो ब्लड मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरी बात में, ब्लड जो मिलता है पर मिनट वो होता है 1350 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट।
जितना आपका जैसे एवरेज 5 से 6 लीटर कार्डियक आउटपुट है, 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है, उसका अकेला 1350 ml ब्लड किसको जाता है? किडनी को। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि ये सारा ब्लड किडनी को ऑक्सीजन देने के नहीं जाता, कुछ ब्लड फिल्ट्रेशन होने के भी जाता है, लेकिन किडनी को ब्लड सप्लाई की बात करें रीनल आर्टरी के थ्रू तो पर मिनट कितना होता है? 1350 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, यानी जितना भी कार्डियक आउटपुट है उसका लगभग 27% कार्डियक आउटपुट अकेला किसको जाता है? किडनी को। सोचिएगा कितने ब्लड सप्लाई चाहिए किडनी को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए 1350 ml आपका पर मिनट क्या जाता है? किडनी को ब्लड सप्लाई चाहिए। आ रही बात में? इस हिसाब से देखिए किडनी कितने ग्राम की है? 150 ग्राम। कितने ग्राम की है? 150 ग्राम की। उसको कितना ब्लड जा रहा है? 1350 ml। आ रही बात में? यानी 100 ग्राम के पीछे लगभग 1000 ml ब्लड जा रहा है। कितना ब्लड? यानी इस तरह से देखें तो नंबर टोटल जो ब्लड ऑर्गन खाते हैं, सेकेंड नंबर पे कौन खाती है? किडनी। लेकिन अगर एनाटॉमिकली देखें तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको है? एनाटॉमिकली टू किडनी। मतलब 100 ग्राम वजन के पीछे कितना ब्लड जा रहा है? 1000 ml। वैसे होल ओवर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है लीवर को। किसको? और लीवर को तो ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है, आपकी पोर्टल वेन से भी ब्लड मिलता है और हिपेटिक आर्टरी से भी मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछे कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किस ऑर्गन को होती है? तो वो ऑर्गन का नाम है आपका वेरी इंपॉर्टेंट लीवर। कितना बच्चों? लीवर। और लीवर को कितना ब्लड मिलता है? लीवर को ब्लड मिलता है 1500 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। कितना ब्लड मिलता है? 1500 ml पर मिनट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। जबकि लीवर का वजन कितना होता है? 1500 ग्राम, यानी 1 से 1.5 किलो होता है। यानी इस हिसाब से देखें तो 100 ग्राम के पीछे कितना ब्लड जा रहा है? 100 ml। सिद्ध हो रहा है? तो 1.5 किलो का लीवर है और 1.5 लीटर ब्लड जा रहा है, यानी 100 ग्राम के पीछे कितना ब्लड जा रहा है? 100 ml। हाई बस में हालांकि क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको होती है? लीवर, फिजियोलॉजिकली। बट किडनी तो मात्र कितनी है? 150 ग्राम की, ये 1.5 किलो का। इसको 1500 ml, इसको कितना जा रहा है? 1350 ml। यानी एनाटॉमिकली 100 ग्राम के पीछे कितना ब्लड मिल रहा है? 1000 ml। जबकि यहाँ 100 ग्राम के पीछे कितना मिल रहा है? केवल 100 ml। तो एनाटॉमिकली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है कि एनाटॉमिकली कैसे? एनाटॉमिकली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई पूछे तो किसको? किडनी को। और कुछ नहीं लिखा तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको जाएगी? लीवर को। तो ये तो बात होगी आपकी ब्लड सप्लाई की, किसको? किडनी को। नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहाँ ब्लड सप्लाई की बात अगर बात करें अपन यहाँ दूसरे नंबर पे वीनस ड्रेनेज। कौन सा? वीनस ड्रेनेज। देखिएगा वीनस ड्रेनेज के अंदर अपने बात करा, अपने क्या बात करी? वासा रेक्टा नाम की कैपिलरी ने किसको ब्लड दिया? नेफ्रॉन को ब्लड दिया। अब नेफ्रॉन को ब्लड मिलने के बाद, जैसे ये नेफ्रॉन को ब्लड मिल गया, नेफ्रॉन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ब्लड किसके मिला? वासा रेक्टा से। फिर वहां से एक वेन बनेगी, वीनस ड्रेनेज में सबसे पहले बात वेन बनेगी स्टेलाइट वेन। कौन सी वेन? स्टेलाइट वेन। स्टेलाइट वेन जो खुलेगी वो वेरी इंपोर्टेंट इंटर वीनस ड्रेनेज की बात करें अपन, ये ध्यान रखना। तो पहली जो वेन बनेगी, लास्ट पोर्शन आर्टरी ने ब्लड दिया वासा रेक्टा ने, वापस इस वाटर रेक्टा से पहली वेन बनेगी स्टेलाइट वेन। ये स्टेलाइट वेन किसमें खुलेगी? इंटरलोबुलर वेन में। कौन सी वेन में? इंटरलोबुलर वेन में। इंटरलोबुलर वेन खुलेगी आर्क्वेट वेन में। कौन सी वेन में? आर्क्वेट वेन में। आर्क्वेट वेन आपकी ओपन होगी किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट इंटरलोबार वेन में। ये लोबुलर है और ये लोबार है, दोनों में अंतर है। और इंटरलोबुलर किसमें खुलेगी? इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा इसको वापस का ड्रेन करेगी राइट एट्रियम में। को डाउट है? और अपन जानते हैं इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। कौन? ग्रेटर वेसल्स कौन होती है? इंफीरियर वेना केवा। यानी ब्लड आया एब्डोमिनल एटा से, ब्लड कैसे चला? एब्डोमिनल एटा में आया, एब्डोमिनल एटा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार से आर्क्वेट आर्टरी, आर्क्वेट से इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबुलर से एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्टरी से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल से फिर अपन ने क्या बात करा? ट्यूबुलर कैपिलरीज में, ट्यूबुलर कैपिलरीज से वासा रेक्टा, यहां तक तो थी आर्टरी। फिर वासा रेक्टा का ब्लड ड्रेन होगा, पहली वेन बनेगी स्टेलाइट वेन, स्टेलाइट वेन से फिर इंटरलोबुलर वेन, आर्क्वेट वेन, इंटरलोबार वेन, और वो ब्लड का ड्रेन होगा इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा में से ब्लड वापस का जाएगा राइट एट्रियम। इस तरह से आपकी ब्लड और वीनस ड्रेनेज होता है किसको? किडनी को। यहां तक को डाउट हो तो
बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड सप्लाई के बाद अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई। कौन सी बच्चों? नर्व सप्लाई। अब अपन बात करते हैं, नर्व सप्लाई टू किडनी। किसकी बात करते हैं? नर्व सप्लाई टू किडनी। और नर्व सप्लाई की अगर बात करें, आपको भी पता है किडनी आपके कंट्रोल में नहीं, यानी इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? इनवॉल्यूंटरी। और किडनी को नर्व इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन है तो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक की दो ब्रांच है, एक सिंपैथेटिक और है एक कौन सा बच्चों? एक सिंपैथेटिक और कौन सा? एक पैरा सिंपैथेटिक। किडनी आपकी अनकंट्रोल ऑर्गन है, आपके बस में नहीं है। किडनी अपना काम ऑटोमेटिक वॉलंटरी ऑर्गन के द्वारा करवाती है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। तो सिंपैथेटिक जो ऑर्गन है, सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई है वो होती है टी थोरेसिस 10 से लेके L1 वर्टिब स्पाइनल नर्व से। किसके द्वारा? स्पाइनल नर्व से। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो यूरिनरी क्या होगा? स्टिमुलेशन। क्लियर है? जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है वेरी इंपॉर्टेंट वेगस नर्व। कौन सी नर्व? या इसी को क्या बोलते हैं? वेगस नर्व को 10th क्रेनियल नर्व होती है ये। क्लियर है? वेगस नर्व। और ये किसका काम करती है? इनहिबिशन का। किडनी के मूवमेंट की इनहिबिशन करेगी, जबकि स्टिमुलेशन कौन करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक के द्वारा T10 से L1 के द्वारा सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक किसके द्वारा? वेगस नर्व के द्वारा किडनी का कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट टॉपिक आपका बचता है इसमें एक्सटर्नल एनाटॉमी में लिम्फेटिक ड्रेनेज। किडनी का कौन सा ड्रेनेज? लिम्फेटिक ड्रेनेज। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो कौन करता है? लेटरल आयोटिक नोड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन करता है? तो लेटरल आयोटिक नोड्स। ये लेटरल आयोटिक नोड्स थोरेसिक डक्ट में उलेंगे और थोरेसिक डक्ट राइट एट्रियम में जाके खुल जाएगी, जिसके बारे में आप लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ोगे। बस ध्यान रखना, लिम्फेटिक ड्रेनेज किसके द्वारा होता है? लेटरल आयोटिक नोड्स के द्वारा। ये थी छोटी छोटी बातें और सारी की सारी किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी। तो होल और अपन ने क्या डिस्कस किया? किडनी के नंबर 2 होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, फ्लैंक रीजन में होता है। फ्लैंक रीजन 12वीं फ्लोटिंग रिब से लेके एंटेरियर क्लस्ट के बीच का एक खाली जगह होती है, जिसको फ्लैंक रीजन बोलते हैं अपन। फिर अपन ने बात करा रेडिश ब्राउन इन कलर होती है। 150 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। 150 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। 11-6-3 इसका डायमीटर होता है। 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। इसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। राइट साइड में क्या होता है? लीवर पाया जाता है। इसलिए राइट किडनी तो नीचे और लेफ्ट थोड़ी क्या है? ऊपर है। क्लियर है? इसके डेवलपमेंट की बात करी। फिर अपने ब्लड सप्लाई पढ़ी तो रीनल आर्टरीज को ब्लड देती है और रीनल वेन इसको ड्रेन करती है। क्लियर है? फिर अपने बात करा क्या? अपने एक और बात करी इसकी नर्व सप्लाई की, तो सिंपैथेटिक ये आपके कंट्रोल में नहीं, तो सिंपैथेटिक T10 to L1 स्पाइनल नर्व के द्वारा, थोरेसिक 10, 11, 12 और L1 नंबर 1 ये चारों स्पाइनल नर्व इसको सिंपैथेटिक का कंट्रोल करती है। और पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रोल कौन करती है? वेगस नर्व। और इसके लिम्फेटिक की बात करें तो कौन करता है? लेटरल आयोटिक नोड्स। ये अपन ने जनरल बातें करी किससे रिलेटेड? किडनी से। थैंक यू।
कैसे हार कर बैठ जाऊं, कैसे चुप रहोगे